नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ मायके गई पत्नी की सच्चाई। जब पति को पता चली तो उसने किया कुछ ऐसा कि ससुराल वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। नई बहू गौरी को आए हुए अभी महीना भर भी नहीं हुआ था, पर पता नहीं कि उसके होठों पर मुस्कान और चेहरे पर नूर नजर नहीं आता था। हर पल यही प्रतीत होता था कि शायद वह किसी बात से नाराज है। सास आशा जी ने कई बार गौरी से पूछने की कोशिश की, पर हर बार गौरी टाल जाती थी। आशा जी भी यही सोचती रह जाती कि क्या पता, अभी अभी शादी हुई है, नए घर में मन लगने में भी वक्त लगता है, इसलिए शायद बहू ज्यादा बोल नहीं पा रही है। एक दिन अचानक बिना बताए ही गौरी को लेने उसका भाई आ गया। अभी नई नई शादी हुई थी, इस कारण से आशा जी ने भी मना नहीं किया। बहू के जाने के बाद आशा जी ने अपने बेटे रवि से कहा, बेटा क्या बात है, बहू बहुत चुप चुप सी रहती है और चेहरे से भी लगता है जैसे कोई नाराजगी हो। कोई बात है क्या? पता नहीं मम्मी, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, रवि ने जवाब दिया। शायद मेरी गलत फहमी हो, पर फिर भी एक बार मन टटोल कर देख, क्या पता जो मुझसे ना बोल पा रही हो तुझसे बोल दे। आशा जी ने रवि से कहा। ठीक है माँ, जब आएगी तब बात करके देख लूंगा, कहकर रवि अपने ऑफिस चला गया। शाम को जब रवि घर आया तो देखा आशा जी उदास बैठी हैं। उन्हें उदास देखकर रवि ने पूछा, क्या हुआ माँ, आप ऐसे उदास क्यों बैठी हो? रवि के सवाल पर आशा जी ने उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा और कहा, बेटा कल संडे है, तू एक काम कर, तेरा सामान मेरे कमरे में शिफ्ट कर ले और मैं तेरे कमरे में शिफ्ट हो जाती हूँ। अरे माँ, अचानक से कमरा शिफ्ट करने की बात कहाँ से आ गई और क्या परेशानी है जो कमरा शिफ्ट कर रही हो? रवि आशा जी के पास बैठता हुआ बोला, बेटा मैं अकेली तो जान हूं, तेरे पापा है नहीं, भला इतनी बड़ी कमरे का मैं क्या करूंगी, इसलिए बड़ा कमरा तुम ले लो और मेरा सामान अपने कमरे में शिफ्ट कर देना। अरे माँ रहने दो ना, क्या जरूरत है, आराम से रह तो रहे हैं। वैसे भी गौरी यहाँ है नहीं, वो क्या सोचेगी और लोग गौरी के बारे में क्या क्या बातें बनाएंगे। आते ही सास को उसके कमरे से निकाल दिया, रवि हंसते हुए बोला। उसकी बात सुनकर आशा जी चुप हो गई, पर दूसरे दिन रवि के पीछे पड़कर उन्होंने कमरा शिफ्ट करवा ही दिया। जब सब सामान कमरों में शिफ्ट हो गया तो आशा जी बोली, बेटा एक काम कर, तेरे ससुराल से जो सोफा आया है ना, वो भी कहीं कमरे में रख ली। उनकी बात सुनकर रवि बोला, माँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पड़े रहने दो ना बाहर, मेहमान आएंगे तो बाहर बैठने के काम आएंगे। अरे बेटा हमारे अपने भी तो सोफे हैं ना, वो रख लेंगे हॉल में, आशा जी ने कहा। अरे माँ कैसी बातें कर रही हो, नए सोफे हैं, हॉल में ज्यादा अच्छे लगेंगे, रवि ने कहा। नहीं नहीं, बहू के नए सोफे उसके कमरे में ही अच्छे लगेंगे। उनकी बात सुनकर रवि एक पल के लिए चुप हो गया, फिर बोला, किसी ने कुछ कहा है क्या माँ? अचानक से रवि के सवाल को सुनकर आशा जी बोली, नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, बस उसे कमरे में रख दो। आखिरकार सोफे बहू और रवि के कमरे में शिफ्ट कर दिए गए। दूसरे दिन रवि जब घर आया तो गौरी आ चुकी थी। रवि को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि गौरी का अभी कुछ दिन आने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। अब रवि नोटिस करता था कि गौरी और आशा जी के बीच में अजीब सा तनाव है, दोनों खुलकर बातें नहीं करती थी। कुछ दिनों के बाद गौरी दोबारा मायके गई। उस दिन भी रवि शाम को लौटा तो आशा जी चुपचाप उदास बैठी हुई थी। रवि ने फिर से इसका कारण पूछा तो आशा जी ने कहा, बेटा तू पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे, कम से कम सुबह मैं पूजा करूं,
तो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना हो। रवि आश्चर्यचकित होते हुए बोला, अरे माँ, तुमसे किसने कहा माँ कि हमें सुबह डिस्टर्ब होता है? उसकी बात सुनते ही आशा जी एकदम से हड़बड़ा गई। अरे वो किसी ने नहीं कहा, पर वे क्या है मुझे दिखता नहीं है। तुम लोग भी डिस्टर्ब होते होंगे। बस तू तो पूजा घर मेरे कमरे में शिफ्ट करा दे। इससे पहले कि रवि कुछ पूछता, आशा जी ऐसा कहकर रसोई में रवि के लिए चाय बनाने चली गई। अब रवि के मन में भी हलचल सी होने लगी थी। आखिर कुछ तो है। जब भी गौरी मायके जाती है तभी वहां ये अजीब सी जिद क्यों करती है? पहले कमरा और अब पूजा घर। जब गौरी घर पर होती है तब भी माँ और उसके बीच अजीब सा तनाव लगता है। कुछ तो बात है, पर माँ बता नहीं रही है। वही सोफे पर आशा जी का फोन पड़ा हुआ था। रवि ने उठाकर चेक किया तो उसमें शाम को गौरी की मम्मी का फोन आया हुआ था। रवि को अब सच में अब तो कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने लगा था। रवि ने दोबारा आशा जी से पूछा भी, पर वह टाल गई। आखिरकार उनकी जिद के कारण रवि को पूजा घर भी उनके कमरे में शिफ्ट करना पड़ा। और दूसरे दिन रवि जब घर लौटा तो वाकई वह देखकर हैरान रह गया कि गौरी मायके से आ गई थी। पर जब माँ ही नहीं बताना चाहती थी तो आखिर रवि पूछे किससे? गौरी से उसने बात की तो उसने सिर्फ इतना ही कहा, अब माँ की इच्छा है कि वह क्या करना चाहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। उसके आगे रवि भी कुछ ना कह सका, पर शक का कीड़ा तो उसके दिमाग में बैठ गया था। आखिर उसका शक यकीन में बदल गया जब कुछ दिन बाद गौरी वापस मायके गई। इस बार आशा जी ने रवि से गौरी के दहेज में आया हुआ टीवी गौरी के कमरे में लगाने को कहा। इस बार रवि बिगड़ गया। ये क्या है माँ? आखिर ये क्या लगा रखा है आपने? जब भी गौरी मायके जाती है आप बस यही बात करने लग जाती है। इसको यहाँ सेट करो, उसको वहां सेट करो। आखिर चल क्या रहा है आपके मन में? बताती क्यों नहीं हो आप? रवि को इस तरह चिल्लाता देख आशा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह लगभग रोती हुई बोली, बेटा मैं तो बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। आखिर मेरी उम्र ही कितनी बची है, मेरे कारण तुम्हारे घर टूटे। मैं ऐसा कभी नहीं चाहूंगी। आशा जी की बातें सुनकर रवि हैरान रह गया। फिर बड़े प्यार से आशा जी से पूछा, माँ सच सच बताओ हो क्या रहा है? रोती रोती आशा जी ने जो बात कही वह सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। आशा जी को रोता देखकर रवि का मन रो रहा था, पर फिर भी उसने हिम्मत करके बड़े ही प्यार से आशा जी से पूछा, माँ बात क्या है? जब तक बताओगी नहीं समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? रवि को इस तरह बोलता देख आशा जी ने रोते रोते ही उसका हाथ पकड़कर कहा, पहले वादा कर तू नहीं छोड़ेगा मुझे। मैं अकेले कैसे रहूंगी तेरे बिना? तेरे पापा भी नहीं है। भगवान के लिए मुझे वृद्धाश्रम भी मत छोड़ना बेटा। मैं तुम लोगों को कभी परेशान नहीं करती हूँ। पता नहीं सब कुछ अपने आप हो जाता है। अरे माँ आप भी कैसी कैसी बातें कर रही हो? जो भी है खुलकर बताओ। और मैं क्यों छोड़कर जाने लगा भला आपको? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ छोड़कर आपको, आपके साथ ही रहूंगा। और कौन कह रहा है आपको कि मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ने वाला हूँ? ये घर आपका है। जिस दिन आपको ऐसा लगे तो मुझे घर से निकाल देना। जब आशा जी को रवि की बातों पर विश्वास हुआ तो आशा जी ने बोलना शुरू किया, याद है तुम्हारी शादी के बाद जब गौरी का भाई उसे अचानक लेने आया था और वह मायके गई थी, तो मुझे तो यही लगा था कि उसके मायके वालों को उसकी याद आ रही है। लेकिन उसके जाने के बाद गौरी की माँ का फोन आया था। तब मुझे पता चला कि गौरी ने उसे फोन करके बुलाया था। समदन जी कह रही थी कि मैंने सारा दहेज अपनी बेटी और दामाद के इस्तेमाल के लिए दिया है, लेकिन आपने सारा सामान हॉल में रखवा दिया। सिर्फ एक पलंग, अलमारी
और ड्रेसिंग उनके कमरे में रखकर आपने अपने कर्तव्य की इतरिशी कर ली। आपकी तो उम्र हो गई है, आप उस सामान को अपने पास रखकर क्या करेंगी? लेकिन कम से कम बच्चों की इच्छाओं का सम्मान कीजिए। अब तो मेरी बेटी उस घर में तभी आएगी जब उसके कमरे में ये सारा सामान सजेगा। अब तू ही बता बेटा कि तेरे उस छोटे से कमरे में सारा सामान कैसे आता। इसलिए मैंने तुझसे कहा कि मेरे सामान तेरे कमरे में शिफ्ट कर दे और तुम मेरा कमरा ले लो, तो कम से कम बहू का दहेज का सामान तो आ ही जाएगा। लेकिन जब गौरी दूसरी बार मायके गई तब भी मुझे यही लगा कि उसे अपने माता पिता की याद आ रही है। लेकिन ये भी मेरी गलत फहमी ही साबित हुई। गौरी वहां पहुंची कि थोड़ी देर बाद ही उसकी माँ का फोन आया और वो कहने लगी कि गौरी को मेरे कारण अपनी गृहस्थी बसाने में बहुत दिक्कत होती है। बेचारी उनकी बेटी कुछ कह नहीं पाती और आपका बेटा आपका लिहाज कर जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका जीना दुश्वार करके रखो। आप तो सुबह सुबह अपने पूजा पाठ करने में बैठ जाती हैं, लेकिन मेरी बेटी की तो नींद खराब हो जाती है। देखिए समदन जी, समझाना मेरा फर्ज है। आप तो अभी अभी नई सास बनी है और मुझे तो दो दो बहुएं रखने का तजुर्बा है। बाकी आपकी मर्जी। अब समदन जी ने तुम्हारा भी नाम ले लिया था तो मुझे लगा कि तुम्हारी भी इसमें रजामंदी है, इसलिए मैंने पूजा घर भी अपने रूम में ही शिफ्ट करवा लिया। लेकिन आज सिर्फ एक टीवी के लिए उन्होंने मुझे कितना कुछ सुना दिया। कहते कहते आशा जी जोर जोर से रोने लगी। रवि काफी देर तक तो माँ को चुप कराने की कोशिश करता रहा। जब माँ चुप नहीं हुई तो वो उठकर रसोई में गया और पानी का गिलास भरकर लाया और आशा जी को देखकर चुप कराते हुए बोला, क्या कहा माँ उन लोगों ने? मुझे सब कुछ बताओ, मैं भी तो देखूं कौन किस हद तक जा सकता है। आखिरकार आशा जी थोड़ी तसल्ली खाकर बोली, समदन जी कह रही थी कि इस उम्र में क्या मोह माया के चक्कर में पड़ी हो। मैंने टीवी मेरी बेटी की दहेज में ये सोचकर दिया था कि मेरी बेटी और दामाद टीवी पर अपने कमरे में आराम से मूवी देखेंगे। वे लोग तो इसका कोई फायदा उठा ही नहीं पाते। आपने तो टीवी हॉल में लगवा दिया। मेरी बेटी और दामाद को मूवी की जगह इस पर आपकी सत्संग चलती है। आपको कुछ समझ में नहीं आता कि उनकी भी जिंदगी है। अगर पानी सर के ऊपर निकल गया तो कहीं ऐसा ना हो कि बेटा बहू आपको छोड़कर अपना बंदोबस्त कहीं और कर ले या फिर आपको वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। गलती सारी आपकी होगी, लेकिन बदनाम मेरी बेटी हो जाएगी। अब तुम ही बताओ बेटा, मैंने उस समय भी तुझे कितना कहा था कि एलईडी अपने कमरे में लगा ले, लेकिन तू ही नहीं माना। मेरी क्या गलती है? अब तो जब भी समदन जी का फोन आता है या गौरी मायके जाती है तो मुझे घबराहट सी होने लगती है कि अब क्या नया बखेड़ा होने वाला है। तेरे पापा के जाने के बाद मैंने बहुत संघर्ष करके तुझे पाला है। सारे रिश्तेदार साथ छोड़ चुके थे। सोचा था पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए गई है, कम से कम तेरी शादी के बाद सुकून के पल भी जी लूंगी। पर सच कहूँ बेटा, मुझे अब बहुत डर सा लगने लगता है। कहते कहते आशा जी के हाथ कांपने लगे थे, जीभ लड़खड़ाने लगी थी। ये देखकर रवि को अपनी माँ पर तरस और गौरी और उसकी माँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या हालत कर दी है उन लोगों ने मेरी माँ की। जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल कर रवि आशा जी को हिम्मत देते हुए बोला, माँ, आपको मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था क्या? आपको शुरुआत में ही मुझसे सब बातें बोल देनी चाहिए थी ना। बेवजह परेशान होती रही आप। अगर शुरुआत में ही आप बोल देती तो उसका हल तभी निकल जाता। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह से समदन जी बातें करती थी, मुझे लगता था कि शायद इसमें तेरी भी रजामंदी है। एक दो बार सोचा था कि तुझसे पूछ लूं, फिर मुझे लगा कि सामान शिफ्ट करने से ही सारी समस्या का हल निकल रहा है तो गलत क्या है। पर इस बार तो समदन जी कुछ ज्यादा ही बोल गई। आशा जी ने अपनी तरफ से सफाई दी, वह अगर ज्यादा बोलती नहीं
तो शायद आप मुझे कुछ बताती भी नहीं, पर कोई बात नहीं, देर से ही सही, आखिर पता तो चला कि हमारे साथ हो क्या रहा है। आप परेशान मत होना माँ, अब इसका निर्णय तो मैं बहुत जल्दी ही करूँगा। रवि की बातें सुनकर आशा जी घबराते हुए बोली, नहीं नहीं बेटा, तू ऐसा कोई कदम मत उठाना जिससे कोई समस्या खड़ी हो, मेरे कारण तेरी गृहस्थी खराब हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। माँ, गृहस्थी किसी एक इंसान के भरोसे नहीं चलती, इसमें दो लोगों का बराबर योगदान होता है। पर यहाँ तुम्हारी बहू योगदान नहीं बल्कि दर्द देना जानती है, उसे उसकी भाषा में समझाना पड़ेगा। विश्वास करो माँ, मैं इस रिश्ते को सिर्फ एक मौका और दे रहा हूँ, नहीं तो जिस तरह का ये रिश्ता है ना, इसका टूट जाना ही बेहतर है, क्योंकि जिंदगी भर के दुख से एक बार का दुख बेहतर होता है। बस अपनी बेटी पर विश्वास रखिए, कल का दिन कुछ अलग ही कहानी लेकर आएगा। दूसरे दिन जब आशा जी उठी तो देखा रवि जाग चुका था और फोन पर किसी से बातें कर रहा था। थोड़ी देर बाद आशा जी चाय बनाकर ले आई और दोनों माँ बेटा चाय पीने बैठे। इतने में ही दरवाजे की डोरबेल बजी। आशा जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने 3 लोग खड़े थे। आशा जी ने हैरानी से उन लोगों से पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उनमें से एक लड़का बोला, मैडम जी, हमें रवि भैया ने बुलाया है, आप उन्हें बुला दीजिए ताकि हम हमारा काम शुरू कर सके। इतने में खुद रवि बाहर आ गया और आते ही बोला, अरे आ गए आप लोग, चलिए जल्दी जल्दी काम निपटाना है, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा सामान उठाना है। इतने में आशा जी बोली, रवि कौन सा सामान उठाने की बात कर रही हो, मुझे बताओ कि आखिर चल क्या रहा है। माँ, बस मेरा साथ दो, हर समस्या का समाधान होता है, कोई सीधे तरीके से समझता है तो कोई दूसरे तरीके से। जिस तरह की हरकतें वे लोग कर चुके हैं उससे इतना तो समझ में आ गया है कि उन्हें सीधा तरीका समझ में नहीं आता, तो बस दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ। लेकिन बेटा, तू करना क्या चाहता है, मुझे बता तो सही। अभी भी आशा जी अपने बेटे से पूछी जा रही थी। माँ, बस 1 मिनट, मैं भी आया, कहकर रवि उन लड़कों को समझा कर आ गया और आकर आशा जी से बोला, देख माँ, मुझ पर विश्वास रखो और मेरा साथ दो, थोड़ा सख्त तो आपको भी बनना पड़ेगा, बस इतना विश्वास दिलाता हूँ कि गलत कुछ भी नहीं होगा। फिर रवि ने अपनी योजना माँ को समझाया। सुनकर आशा जी बोली, सब ठीक तो होगा ना बेटा? अभी भी अपनी माँ को हैरान परेशान देखकर रवि बोला, अरे माँ, क्यों टेंशन ले रही हो, आर या पार, बस अब क्या था। रवि अपनी योजना पर अमल करने लगा। 2 घंटे बाद रवि अपनी ससुराल के दरवाजे पर था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खटखटाया, बड़े साले साहब ने आकर दरवाज़ा खोला। उस समय घर के लोग नाश्ता कर रहे थे। उसे घर आया देखकर सब लोग हैरान रह गए। गौरी की दोनों भाभी भी रसोई से निकलकर बाहर आ गई। गौरी और उसकी माँ उसे वहां देखकर हैरान थी। इतने में ससुर जी बोले, अरे रवि जी, आज अचानक आप यहाँ, सब खैरियत तो है ना? हाँ हाँ पापा जी, आप फिक्र मत कीजिए, सब खैरियत है। इतने में बड़े भैया भी बोले, अरे खड़े खड़े सब देख क्या रहे हो, रवि जी आए हैं, उनके लिए भी चाय नाश्ता लगाओ। रवि ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, नहीं भैया, मैं नाश्ता नहीं करूँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, ऑफिस भी जाना है। वह तो मैं ये सामान रखवाने आया था। रवि की बातें सुनकर सब आश्चर्य से एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। आखिर गौरी की माँ ने कहा, दामाद जी, कौन सा सामान रखने की बात कह रहे हैं आप? उनकी बात सुनकर रवि मुस्कुराया और बोला, वही जो बाहर ट्रक में है। ट्रक में? सब हैरान रह गए और फटाफट निकलकर बाहर आए। देखा तो ट्रक में वह सारा सामान रखा था जो गौरी की माँ के बालों ने उसे दहेज में दिया था। वो सामान को देखकर घर के सब लोग प्रश्नवाचक नजरों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं गौरी कभी अपनी माँ को तो कभी रवि को देख रही थी। आस पड़ोस के लोग वहां खड़े होकर बातें करने लगे। गौरी की मम्मी बोली, दामाद जी,
ये क्या हरकत है? आप भला ये सामान यहाँ क्यों लेकर आए हैं? यहाँ ये सब लाने से पहले आपने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? देखिए बाहर सब लोग खड़े होकर कैसी बातें कर रहे हैं। गौरी के पापा भी बोले, दामाद जी ये सब क्या है? मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। रवि हाथ जोड़कर समझाते बोला, देखिए ससुर जी, ये दहेज आपकी बेटी का है जिसे आप लोगों ने दिया है, लेकिन वह घर तो मेरी माँ का है जो मेरे पिता ने बनवाया था। माँ ने साफ कह दिया है कि या तो तुम अपना नया मकान खरीद दो या फिर इस जिसका दहेज है उसके घर पहुंचा दो। मेरे घर में दहेज के लिए कोई जगह नहीं है। आखिर जब ये दहेज मेरे घर आया है, मेरा चैन और सुकून खो गया है। तभी बीच में गौरी की माँ बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए, आखिर समस्या क्या है आपकी माँ को? रवि मुस्कुरा कर बोला, बस यही सासू माँ कि अगर आप दहेज में एक मकान भी दे देती तो आपकी बेटी को बड़ी सहलियत हो जाती। उसे यूं परेशान नहीं होना पड़ता और उसे बार बार मायके आकर नहीं बैठना पड़ता। रवि की बातें सुनकर ससुर जी और बड़े भैया सासू माँ को घूर कर देख रहे थे। वहीं दोनों बहुओं की नजर भी सासू माँ पर ही टिकी थी। सासू माँ ने तो चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर उनकी पोल जो खुल रही थी वह भी बेटे बहू के सामने। उन्हें समझ में आ गया था कि रवि को सब कुछ पता चल चुका है और इस बार समधन जी भी थोड़ी सख्त हो गई है। लेकिन इतने में गौरी बोली, मेरे माता पिता की इज्जत की कोई परवाह नहीं थी जो आप उनका दिया हुआ दहेज का सामान यहाँ लेकर आ गए। ये भी नहीं सोचा कि मेरे माता पिता के दिल पर क्या बीतेगी। बैठकर भी तो बातें की जा सकती थी ना। उसकी बातें सुनकर रवि बोला, अच्छा बैठकर भी बातें होती हैं क्या? मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि तुमने कभी हमसे बात ही नहीं की। जब भी कोई समस्या होती तो मायके आकर बैठ जाती थी। पीछे से सासू माँ फोन करके मेरी माँ को परेशान करती थी, यहाँ तक कि मेरी माँ को धमकी भी दे डाली कि उनकी बात नहीं मानी गई तो कल को बेटा और बहू अलग हो जाएंगे या उनको वृद्धाश्रम छोड़ाएंगे। तब तुम्हें मेरी माँ के बारे में ख्याल आया था? अब गौरी को भी कुछ कहते ना बना, पर अब घर में सबको गौरी और सासू माँ के बारे में पता चल चुका था। आखिर बेटी कैसी भी हो, आखिर है तो बेटी ही। एक पिता उसको घर टूटने कैसे दे सकता था? उसका घर ना टूटे इसे ससुर जी हाथ जोड़कर रवि से बोली, माफ करना दामाद जी, हमें तो लगता था कि हमारी बेटी हमसे मिलने खुशी खुशी आई है, वह भी आप लोगों की रजामंदी से। पर आज तक जो कुछ हुआ सो हो गया। पर आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं होगी जिसके कारण आपको या समधन जी को परेशान होना पड़े। अब आप भी हमारा थोड़ा सम्मान रख लीजिए। आप इस दहेज के सामान को यहाँ से रवाना कर दीजिए। अपने ससुर जी को हाथ जोड़ के देखकर रवि ने उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, माफ करना पापा जी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर जिस तरीके से कल मेरी माँ को मैंने रोते देखा तब जाकर मैंने ये कदम उठाया। आखिरकार ससुर जी ने दहेज के ट्रक को वापस रवि के घर भिजवा दिया और खुद गौरी और उनके पत्नी को लेकर रवि के घर की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर आशा जी से माफी मांगी और भविष्य में ऐसा नहीं होगा ऐसा उनको आश्वासन दिया। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।